हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे डेटा टाइप एंड ऑपरेटर के बारे में और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इसमें हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन सभी टॉपिक के इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी है कि इसी प्रकार से हम आगे भी जैसे कि डेटा टाइप हो गया, फिर कंट्रोल फ्लो हो गया, फिर फंक्शंस का जो रिकर्शन पार्ट होता है वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि हम थोड़ा ये मोटिवेशन की तरह बस ऐसे यूज कर लिए हैं, ठीक है। यदि 1% यदि एक दिन 1% भी किसी काम में देते हैं तो देखिए 365 डे में यदि एक्सपोनेंशियली हम इस चीज़ को देखें तो हम 37 पॉइंट इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि वहीं 1% वर्ड्स एवरी डे कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं, तो देख लो वो तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये सब एक क्वेश्चन है जो कि हम अभी थंबनेल में भी लगाए थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ पर दिया है NC3 मैक्सिमम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फिट करना है हमको वैल्यू को NC3 में। तो आप पहले इसको अपने से कोशिश करिए, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वहाँ से हम बैक लेंगे क्योंकि ये कंट्रोल फ्लो का पूरा क्वेश्चन है इसके बाद वाला। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास कि एक कोई प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया गया। अब इसका क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसमें, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। आउटपुट क्या आएगा, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, ठीक है, वेट करो, यहाँ पे इतना ले लेते हैं, थोड़ा जगह भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक m नाम का वेरिएबल बनाओ, n और n1, m यहाँ पे n और यहाँ पे n1, ये इसका हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी m में वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पर n और n1 दोनों वेरिएबल हो गए। n में हम क्या कर रहे हैं, n में क्या कर रहे हैं हम, ये है n, ये और ये n1 है। इसमें हम n में हम ये कर रहे हैं कि प्लस प्लस m कर दे रहे हैं, मतलब पहले हम m की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे n11, अब फिर इनिशलाइज कर देंगे n में, तो n में हमारा 11 आ जाएगा। अब देखो n1 में क्या हो रहा है, n1 इक्वल टू m प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू पहले असाइन करेंगे फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखो वैल्यू असाइन कर दिया इसमें, फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे 11 की जगह पे, फिर हम यहाँ पे 12 कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ इस वाले में क्या कर रहा है, n1 में, ठीक है। n1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे n1 में n माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। ये है n1, ठीक, इसमें माइनस माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि पोस्ट डिक्रीमेंट है। हम डायरेक्ट अब यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ और जो ये दिख रहा है लास्ट में n1 माइनस माइनस n1, मतलब यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट है, तो भी हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे इसको 10 कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ, होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, स्टेटमेंट में दिया है n इक्वल टू n माइनस n1। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी 10 है,
n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0, आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक, तो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम क्या आएगा 0। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप सभी से यही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, करना क्या है, आपको पहले पॉज कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि आप सभी को इसको केयरफुली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली थॉरली रीड करना है, ये पता करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। जब भी क्वेश्चंस को देखिए ना, पहला है कि आप उसको पहले अच्छे से रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कैर ए और कैर बी नाम का वेरिएबल है, पी और एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, गिवन है। आप ये सोचेंगे कि पी और एक्स को हम कैसे यहाँ पर क्या पता करेंगे, तो ये आपको गिवन है। देखिए ना, यहाँ पर ए की वैल्यू कैपिटल ए की दे दिया गया, तो हम पी का निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमको स्मॉल जो है लेटर उसका भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक्स और पी का निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। तो देखिए जो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, ये भी दिया गया है आपको, ये भी क्लियर है। अब ए की वैल्यू आपके पास कितना है 65। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी 66 होगी। ठीक है, ऐसे सी की वैल्यू क्या होगी 67 होगी। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कौन सी वैल्यू, हमें पता करना है यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, इसका 65 है ना, तो 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि P की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करना है, तो x y z होता है ना, तो z का 122 है, तो z y x 122 121 120। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इसका जो वैल्यू होगा x का वो क्या हो जाएगा 120। इतना तक तो हमको क्लियर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए ये इसका 80 आ गया p की वैल्यू। ठीक है, और मतलब और x में हमारे पास आ गया कितना 120, p इक्वल टू 80, x स्मॉल की वैल्यू 120।
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसका हमारे पास वैल्यू 42 दिया गया है, तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी में हमारे पास क्या आएगा, जो सी नाम का है। अभी देखो पहले हमें करना पड़ेगा ए और एंड बी। तो ए टी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए टी को लिखने के लिए हम देखो ध्यान देना होगा कि 64 प्लस 16 कर लें, ये सही है। 64 प्लस 16, तो कौन कौन सी बीट ऑन होगी? 64 वाली। तो ये हो गया 1 2 1 2 4, फिर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 0 1 0 1 0, ठीक है। अच्छा, तो ये नहीं आ रहा तो पहली बात आप सभी को ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 120 करना है। अच्छा, मैं इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, देखो ध्यान से। इसको करने के लिए सबसे पहले 80 है ना, तो हमको क्या करना है, 64 प्लस 18 16, ये कितना हो गया 80। तो हमारे पास जो भी ये वाले बिट को 1 रख देंगे, इस वाले बिट को 1 रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और मान लो 120 को करना है, तब क्या करेंगे? तो अब हमको वहीं अप्रॉक्सीमेट, अब देखो 64, ठीक है, प्लस 32, ये कितना हो गया 96 हो जाता है, ठीक है। अब प्लस 96 हो जाता है, ठीक है। इसमें यदि हम 16 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 196, और 16 और ऐड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 112, ठीक है, 112। अब देखो 112 हो जाएगा, तो मतलब अभी बचा हमारे पास 8 वाली बिट। तो बस सिंपल करना क्या है यहाँ पे, मतलब 16 प्लस 8, ये 1 1 सब ये वाली बिट 1 रख देंगे, ये वाली बिट 1 रख देंगे, ये वाली बिट। अच्छा, अब देखो ये तो हम वैसे कर सकते हैं कि 64 प्लस हमारा 16, ये 80 हो गया। और यहाँ पे 120 के लिए क्या आ रहा था, 64 प्लस 16 प्लस क्या आ रहा था 64 32 प्लस 16 प्लस 8 ना। अब देखो एंड ऑपरेशन है, तो इसमें हमको क्या होगा, वेट करो, 80 120 64 प्लस 16 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस, ये गलती से हमसे इरेज हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो हमारे पास जब एंड ऑपरेशन करेंगे इन दोनों का, तो हमें 80 ही मिल रहा होगा, ठीक है, 80, ठीक। इतना समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 80 और 80, मतलब हमारे पास जो सी आउटपुट में पूछा है, सी का डी की वैल्यू और ई की वैल्यू, चलो ठीक है। तो सी में हम क्या, हमारा 80 हो जाएगा प्लस 42, कितना आएगा 122। तो क्या आ जाएगा 102 की वैल्यू क्या है, देखो सी में प्रिंट हो रहा है जेड। तो अब यदि थोड़ा होशियार होगे तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे नहीं, सीधा हम यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे ए और बी और ए, तो इसको भी कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, के, कैपिटल के और एस मिलेगा। तो इतना हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है,
इतना हमको कैलकुलेट नहीं करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आप इसको और कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इतने से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। इसका जो आगे का मतलब नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए खुद से। नहीं होगा तो आप हमको कमेंट करिए, हम इसको फिर से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। कुछ आप अपने से भी करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि वी विश टू सेट अप NC3। तो NC3 जो है, n इज लार्ज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी सेट करेक्टली। इसमें बहुत से लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे करेक्टली, यदि कर लेते हैं तो आप अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सभी लोग का क्या होगा कि सबका आंसर यही होगा, ए या फिर डी, ठीक है। मैक्सिमम जनता का आंसर यही होगा, क्योंकि वो बस देखेंगे, उनको क्या है कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। NC3 के लिए क्या होगा, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे NC3 है तो n फैक्टोरियल अपान, अब क्या होगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यही ना। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको, तो n माइनस 2 अपान ये जो लास्ट वाला n माइनस 3 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि n माइनस 2 अपान 6। अब ये तो दिख रहा है ऐसे ही, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, अच्छा यहाँ n माइनस 1 और n माइनस 2 तक जाएगा, तो ये वाला कैंसिल करना ना, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। तो बेसिकली ये सरासर गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है सॉल्यूशन, ये गड़बड़ है। अब इसके लिए सोचना कैसे है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऐसा सोच सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि वी विश टू सेट अप NC3, हम NC3 को इसमें सेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर P इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम यदि हम कोई n की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यू लेट सपोज हम 50 ले लिए, ठीक है। अब 50 लेंगे तो क्या होगा 50, अब अच्छा ये भी हमको केयर करना है कि जो एसोसिएटिविटी होती है ये क्या होती है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो हमको इस चीज़ को केयर होना चाहिए कि हमको याद होना चाहिए कि एसोसिएटिव यहाँ पर किसका ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। तो यहाँ पर 50 n की वैल्यू 50 तो होगा, लेकिन हम ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, तो 50 में से 1 गया, क्या होगा 49, ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है। फिर उसके बाद ही तो ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, जो भी करना है। तो देखिए जो हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए और फिर डिवाइड करिए 6 से। आपको ये मिलेगा कि जो रेंज होता है हमारा, जैसे रेंज होता है कि हम 2 बाइट का या फिर 4 बाइट का इंटीजर के लिए, तो हम यदि n की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे तो हमारे रेंज से ही ये बाहर चला जाएगा। रेंज से बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो कि एरर में आएगा, ठीक है। रेंज से बाहर ही चला गया, ओवरफ्लो कर गया, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ये क्या होगा यहाँ पर कि एरर फ्लो करेगा। तो एरर ना, उसी प्रकार से ये जो डी ऑप्शन है ये भी वही वैसे ही होगा, मतलब ये दोनों आंसर गलत हो गए इसके पर्पस से। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर दिए, बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचा है बी और सी। तो देख लेते हैं बी और सी को भी। देखिए बी और सी में क्या दिया गया है, n इंटू, पहले देखिए याद रखिए सबकी एसोसिएटिविटी होती है ना, n इंटू n माइनस 1/2। ये हम बी ऑप्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंटू, फिर उसके बाद है n-2 डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, ये बी ऑप्शन में दिया गया। और वहीं हम सी ऑप्शन को चेक करें तो क्या हो रहा है, n इंटू n-1/3 कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो तो आप देखो हमको क्या करना है कि हमको वी विश टू सेट अप टू NC3। अब देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, हमारी वैल्यू जो है, जो भी हमारा रेंज है, देखो हम पहले बी और सी ऑप्शन में पहले ही डिवाइड कर ले रहे हैं। इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखो जो हमारा ये है ना, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एसोसिएटिव के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ए और डी को तो एलिमिनेट कर ही दिया एसोसिएटिव के हिसाब से, बचा हमारे के पास क्या, बी और सी ऑप्शंस। बी सी में क्या हमारे पास है कि हम इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ तक ये कैलकुलेट होगा, फिर ये वाला कैलकुलेट होगा। ठीक है, मतलब छोटा छोटा पार्ट में कैलकुलेट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ब्रैकेट को पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर इतने को पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड बाई 6 करेंगे। यहाँ पे भी वही काम कर रहे थे, लेकिन ये बी और सी ऑप्शंस में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि n इंटू n-1/2 हो रहा है। मतलब यदि हम n की वैल्यू लेट सपोज कुछ भी लें, इसमें लेते हैं, ठीक है, याद रखो यदि n की वैल्यू हम 10 ले लिया, ठीक है, लेट सपोज कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 50, मान लो 11 ले लेते हैं, 11 ले लिया, ठीक है, और इसमें तो n की वैल्यू 11 लिया, तो हमारे पास इन मल्टीप्लाई बाई ये n-1 10 होगा, बाई 3 करेंगे। हमें समझने वाली बात है यहाँ पे कि 100 जब 10 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या ये परफेक्ट इंटीजर वैल्यू आएगा। आप डिवाइड करके देख लो इसको कि 3 3 जा 9, ठीक है, और बचा 2, 3 6 जा 18, 2/3, मतलब हमारे पास यहाँ पे ये 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ये है ना ऑपरेटर डिवाइड वाला, तो ये पार्ट हट जाएगा। इससे क्या होता है, हमको फ्लोट वैल्यू नहीं मिल रही होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हट ही गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। चलो अब हम इसको देख लेते हैं, इस वाले ऑप्शंस को, बी को थोड़ा चेक करते हैं। तो ये क्या है, n-1/2। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमें n/2 हो गया। अब हम देखो यहाँ पर यदि कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी वैल्यू पे 11 लिया था इस वाले में ना, देखो 11 लिया इंटू 10 लिया, बाई 2 कर दिया। अब हमारे पास यदि हम अभी हम यहाँ पे ऑड नंबर लिए हैं, यहाँ पे 8 लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110/2, ये बेसिकली कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है।
यदि हम माने कि ये ना लेके, चलो मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ। 11 तो ऑड नंबर लिया था। यदि हम इवन नंबर भी ले लेते हैं तब क्या होगा? यदि n की वैल्यू मान लो 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो भी ये 5 आएगा और ये बाई 2 करेंगे तो 30/2। देखो यहाँ पे फिर हमको इंटीजर पार्ट मिल गया। मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। वैल्यू जो है ना हमारा, जो लॉस नहीं हो रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें तो ख़त्म हो जा रहा था, मतलब माइनस ही हो जा रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। और तो अब हम यहाँ पे, और इसमें यही चीज़ को हमको कंसीडर करना है। नेक्स्ट में ऑब्वियस सा है, ठीक है, कि यहाँ पर यही चीज़ हमको मेन पकड़ना था कि हमें कम्प्लीटली इंटीजर पार्ट मिले। ठीक है। इंटीजर पार्ट मिलेगा तभी हम क्या कर पाएंगे कि हमें ये आंसर मोस्ट करेक्टली कौन सा ऑप्शन होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन बी होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि इंटीजर पार्ट दे रहा होगा। ठीक है, इंटीजर। और इसके बाद ही जैसे ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। ठीक है। तो हमको यहाँ पे इंटीजर पार्ट, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, समझने वाली। तो चलिए इसी प्रकार से अब नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। यदि इसमें भी यदि कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके बस पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा 3 क्वेश्चंस था ही टोटल, जिसमें डेटा टाइप और यहाँ पे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ये टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम मतलब कभी हम बोल भी रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम, इसमें 3 मिनट हम मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। बस इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ टाइम सम विल बी प्रिंटेड। जो सम है वो कितनी बार प्रिंट होगा। ठीक है, ये कितनी बार प्रिंट होगा। क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब वीडियो को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। तो देखिए अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है आई की वैल्यू 20 है। ठीक है। और 20 का है और 2.0 है ना। और यहाँ पे जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.0। करेक्ट। अब ये तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से केयर करके करेंगे तो हो जाएगा। बहुत आसानी क्वेश्चन है, बस मैथमेटिकल मैथ्स बस यूज हुआ है। ठीक है। आई डिवाइड बाई जे, आई डिवाइड बाई जे क्या हो रहा है कि हमें आई को जे से डिवाइड करना है। तो आई को जे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आई 2.0 है, जे 1.0 है। तो 2.0 डिवाइड बाई 1.0, हमारे पास 2.0 ही है। मतलब हमारा जो सम है, हमारा पहला यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है 2.0 इज ग्रेटर देन 0.0625। मतलब जो सम है हमारा, ठीक है, सम हमें जो दिख रहा है सम, वहाँ पे ये एक पहली बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी नहीं होगा, वेट करो। जे इक्वल टू जे प्लस जे, जे प्लस जे, जे की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे।
अभी जो होगा जे की वैल्यू 2.0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई बाई जे, तो सम को प्रिंट कराना है तो ठीक है। अब सम क्या हो रहा है, सम में आई बाई जे करके आई हमारा 2 है और 2/2 1, तो सम में हमारे पास 1 चला गया, मतलब सम एक बार प्रिंट हो गया। अब फिर से लूप वाइल लूप में जाएंगे। ठीक है, आई बाई जे करेंगे और आई बाई जे करने पे हमको क्या मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जे प्लस जे है ना, तो जे प्लस जे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आप सभी को कि सबसे पहला कंडीशन केस 1, सबसे पहले में क्या हो रहा है 2.0 डिवाइड बाई आई की वैल्यू 2.0 हो गया और जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमको बेसिकली 2.0 ही मिलेगा। क्या ये ग्रेटर देन है 0.0625 से? यस, ट्रू है, ये ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो देखो यहाँ पे बस जे की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो जे की वैल्यू को हमेशा हम चेक करते रहेंगे। अभी जे की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब 1.0 है प्लॉट में, तो ये हो जाएगा 2.0। फिर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या 2.0 I2 तो हमेशा रहेगा डिवाइड बाई 2.0, क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू? तो हाँ ये भी ट्रू है। ठीक, वैसे ही जब फिर हमारा लूप ये कंप्लीट होगा, मतलब ये हमारा पहला ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सम फिर प्रिंट हो जाएगा। जब जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार सम प्रिंट होता जाएगा, मतलब सम की एक बार हुआ, फिर एक बार हुआ अभी। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा कि जब हम यहाँ पे 2.0 डिवाइड बाई 2.0 ये हमने किया ना, तो हमारा फिर सम की वैल्यू अपडेट, यहाँ पे जे की वैल्यू अपडेट होकर 4.0 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 2.0 डिवाइड बाई 4.0, फिर क्या ये ट्रू होगा 0.0625 से? यस, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर इसी प्रकार से 2.0 डिवाइड बाई, ये अब हमको पैटर्न पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो क्या ये हमारा 0.625 से बड़ा होगा। अब देखो, अच्छा ये हमको क्लियर कहाँ से हो रहा है, 2 से डिवाइड करने में क्या आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि ये 0.5 कैसे आएगा, तो डिवाइड करने पे ये 0.25 आएगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे, इतना आप नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सम है वो 1 2, ठीक है 1 2, जब हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा, ये गलत मैं लिख दिया, ग्रेटर देन नहीं, डिवाइड होगा। तो हमें अभी तक यहाँ पे 0.25 मिल रहा था। ठीक है, 0.25 मिल रहा था, करेक्ट। अब हम एक बार फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 0.
बैक करो, इसको 16 से करना पड़ेगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, कितना मिलेगा हमारे पास, इसका आधा क्या होगा, 250 का आधा क्या होगा, 0.125, करेक्ट। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है? यस, ये भी ट्रू होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 तो हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट में फिर चेक कर लेते हैं, 0/32.0, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 125, मतलब 0.125, इसकी वैल्यू हाफ करने पे क्या आएगा, हाफ करते जाओ, ठीक है, इसका तो 0.0625 आएगा। ठीक है, 625 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, इसका दोगुना करोगे तो 0.125 आता है। जब यहाँ कंडीशन ये आया तो सोचो ये वाला कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, और जहाँ फॉल्स हुआ हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को टर्मिनेट कर देंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिंट कितना आएगा, यहाँ पर जो सम कितनी बार प्रिंट करेगा, सम 5 टाइम्स प्रिंटेड। ठीक है, यही आंसर है। यदि नहीं समझ में आए तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, आपको तुरंत क्वेश्चन को पॉज करिए, मतलब वीडियो को पॉज करिए और फिर से खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। हम देखिए इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द सी प्रोग्राम फ्रेगमेंट बिलो मींट टू डिवाइड एक्स बाई वाई। एक्स जो कर रहा है डिवाइड बाई वाई कर रहा है। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है सब्सट्रैक्शंस को। ठीक है, द कंटिन्यू वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर अनसाइंड इंट वाइल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। आर जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। ठीक है, ये बताया गया है, ये वाइल को कंडीशन चल रहा है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मतलब जो एक्स डिवाइड बाई वाई कर रहे हैं ना, वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस का कर रहा है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन द वेरिएबल एक्स वाई क्यू आर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रेगमेंट विल बी इंश्योर दैट द लूप टर्मिनेट इन द स्टेट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस एक्स इक्वल टू वाई इंटू क्यू प्लस आर। देखो इस सब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले देखो कि ये कह रहा है रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज हम 17 वैल्यू मानते हैं। ठीक है, 17 आर की वैल्यू, क्या की, आर की वैल्यू। अब हम इसको रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, वाई की वैल्यू जो हम मान रहे हैं मतलब 5 कर रहे हैं। अब देखो ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस कैसे, और क्यू की वैल्यू हमारा अभी कुछ दिया है नहीं, तो हमें तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेना पड़ेगा, करेक्ट, यही तो होना चाहिए। और तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 में आर में क्या हो रहा है, आर माइनस वाई हो रहा है, मतलब 12 हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे 12, मतलब 17 माइनस 5 हो गया। फिर आर में क्या हुआ, तो 17 माइनस 5 क्या आएगा, 12, करेक्ट, 12 आएगा। तो 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7, फिर कितना आएगा 5। वाई की वैल्यू जो होगा हर बार 5 ही यहाँ से माइनस करते जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, और क्यू में जितनी बार माइनस हुआ है उसको हम प्लस कर देंगे, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 टाइम्स होगा, करेक्ट। कह रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंश्योर दैट द लूप टर्मिनेट इन द स्टेट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस x इक्वल टू वाई इंटू क्यू प्लस आर। तो जो कह रहा है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई, एक मतलब इंश्योर कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑन द वेरिएबल x y q एंड r बिफोर द एग्जीक्यूशन से पहले of the fragment will ensure loop terminate in the state satisfying the condition x equal to y इंटू क्यू प्लस आर। तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा जो कि लूप को टर्मिनेट कर रहा होगा ना, यही ना, एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट इंश्योर द लूप टर्मिनेट इन द स्टेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, तो अच्छा पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू वाई इंटू क्यू प्लस आर। एक्स वाई क्या है हमारा 5, क्यू कितना है 4 प्लस आर की वैल्यू 2 है ना। यहाँ पे 20 प्लस 2 आ रहा है 22। अच्छा गलत कर दिया, एक मिनट वेट करो भाई, ये 4 नहीं आएगा, ठीक है 3 ही आएगा ना यहाँ पे। ये देखो ये 3 तक चला गया ना, एक बार यहाँ पे माइनस हुआ 2 और 3, ठीक है। और लास्ट में देखो एक बार माइनस किए तो हमारे पास कितना हुआ 12 बचा, फिर माइनस किए 7 बचा, फिर इसके बाद जब माइनस किए तो हमारे पास 5 भी नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचा। हम लोग में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 3 टाइम्स होगा, y की वैल्यू हमारे पास 5 तो है ही, ठीक है 5 है इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे q की वैल्यू 3 है प्लस 2, ये 17 आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो q इक्वल टू आर होगा या फिर q की वैल्यू क्या होगी। तो ये कह रहा है कि q जो होगा इक्वल टू आर हो रहा है भाई, q की वैल्यू, ये कंडीशन टर्मिनेट क्या सोच रहा है, ठीक है, एंड आर इक्वल टू 0 जब q की वैल्यू आर के बराबर होगी तो नहीं। हमें जहाँ तक इसमें क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में q की वैल्यू जब 0 होगी तभी हमारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी q की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। r इक्वल टू एक्स, तो r की वैल्यू हम शुरू में क्या लिए थे, यहाँ पे r की वैल्यू 17 लिए थे और x की वैल्यू क्या लिए हैं, फिर हमको मिल क्या रहा है 17, ठीक है। तो 17 मिला और ये भी 17 मिला, तो ये तो कंडीशन सही है, ठीक है, ट्रू है। और यदि y क्या 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर होगा तो ये देख नहीं रहे हो यहाँ पे 17/0 क्या हो रहा है, करते रहो इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा ही, तो ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन ट्रू, यहाँ पे ये कंडीशन सही लग रहा है, ठीक है, मतलब अभी सही लग रहा है ट्रू। और यहाँ पर जो है देखो, ये वाले कंडीशन में क्या दिक्कत हो रही है, x इज ग्रेटर देन, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और r इक्वल टू x, ठीक है, और एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर x जो होगा कह रहा है 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो r
लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर केयर करना है कि क्यू की वैल्यू मेन हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्यू मेंशन नहीं है कि क्यू की वैल्यू यदि 0 नहीं होता है, क्यू की वैल्यू कुछ भी होगा तो हमको दिक्कत होगा यहाँ पर, ठीक है, सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन जो सी है, ठीक है, जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, द फॉलोइंग फंक्शंस कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू कंटेंट बाय द इंटीजर एरे। पी एक एरे है, पी एक एरे है, ठीक है। साइज ऑफ एन मतलब इसका साइज, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिसिंग लूप कंडीशन इज, मिसिंग लूप कंडीशन इज, तो मिसिंग क्या है इसमें देखते हैं क्वेश्चंस में। तो हम एक ना एरे ले लेते हैं सबसे छोटा ऐसे ही करके, ठीक है। इसमें 1 2 ऐसे मत डालो, डाल दो 2 1 4 3, ठीक है। चलो इतना हो गया, 0 1 2। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया, मिसिंग लूप क्या होगा। इस कोड को देखो, मैक्स अच्छा बता भी दिया है, जो फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को कंप्यूट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को कंप्यूट करेगा तो इफ़ पी ऑफ ए इज लेस देन बी, यदि यहाँ से हमारा एक पॉइंटर यहाँ होगा, एक पॉइंटर यहाँ होगा, क्या पी ऑफ ए की वैल्यू हमारा सबसे पहले 0 है और बी की जो वैल्यू है हमें n-1 कर दिया गया, मतलब साइज हमारा 4 है और यहाँ पे 1 माइनस करने पे 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हम ये कंपेयर करेंगे और यदि ट्रू होता है कंडीशन तो ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, यदि फॉल्स होता है तो ए बी को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब देखो क्या 2 हमारा लेस देन है 3 से, ट्रू है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ए को एक बढ़ा देंगे, ठीक है, ए को यहाँ से बढ़ा देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम जब अब फिर चेक करेंगे, क्या 1 जो है लेस देन है 3 से, तो ये भी ट्रू है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक पोजीशन फिर इसको a+1 कर देंगे। ए की वैल्यू शुरू में 0 थी, 0 से 1 हुआ है, 1 से 2 हुआ है। अब और बी की वैल्यू हर कंडीशन में अभी 3 ही है अभी तक। अब देखो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इस वाले में देखो चेक करो, क्या हमारा 4 है, मतलब ए ऑफ 2, ए ऑफ ए पी ऑफ 2 मतलब 4, ये क्या लेस देन है पी ऑफ 3 के, तो ये कंडीशन हुआ फॉल्स, करेक्ट हो गया फॉल्स। अब हमें जब फॉल्स मिला तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम यहाँ पे b में से 1 माइनस कर देंगे, हो गया 2। अब क्या करेंगे 4, ठीक है, 4 इक्वल टू, और फिर देखेंगे 4 मतलब जो अब लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, p ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p ऑफ 2, ठीक। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ट्रू है। तो ये क्या कर जाएगा यहाँ पे, यहीं पे जब हमारा ये दोनों b और दोनों जब तक
ट्रू नहीं होता, मतलब जब तक बराबर नहीं होता है तब तक चलेगा, ये लूप चलेगा। और यदि बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, वहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। करेक्ट, टर्मिनेट कर देंगे। तो हमें क्या मिला, जब हमारा P ऑफ 2 और लेस देन इक्वल टू P ऑफ 2 ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनेट कर जाएंगे। टर्मिनेट करेंगे तो हमें यही कहना है कि जो होगा 2 इज नॉट इक्वल टू 2। करेक्ट। जब ये कंडीशन हमें आ जाए तो हमें क्या करना है, यहीं से भाई भाग लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर से मैं फिर वही कहूँगा, वही बात रिपीट फिर से कहूँगा कि आप क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम पहले उस चीज़ को, वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए, तभी आप सभी को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं सॉल्यूशन देखेंगे बार बार, वो माइंड में बस ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का आपको कभी भी दिक्कत आ रहा है, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में ये दिया गया है, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टेस्टेड स्टेटमेंट कवरेज बिगिन ए इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्स सी इफ़ सी इक्वल टू डी तो S2 चलेगा। ठीक है, एल्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेस्ट केस T1 T2 T3 T4 ये टेस्ट केस हैं, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द वैल्यू ABCD द एग्जैक्ट वैल्यू नॉट गिवन। तो हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं गया है। T1 T2 T3 T4 हमारे पास ये ना दिया गया है कि मतलब यदि T1 कब चलेगा, ABCD यदि बराबर होंगे, सभी इक्वल होंगे तब चलेगा। यदि ABCD ऑल आर डिस्टिंक्ट होगा क्या, तब क्या होगा, वो कंडीशन टाइप में दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द टेस्ट सूट गिवन बिलो इंश्योर द कवरेज ऑफ स्टेटमेंट S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं और कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, देखो हमारा जो T1 कब चलेगा, T1 को चलने के लिए देखो यहाँ पे T1 किस किस कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। देखो ABCD आर इक्वल, यदि इफ कंडीशन मतलब T1 जो चलेगा T1 जो चलेगा ABCD ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल होंगे तो मतलब A और B इक्वल होगा, तो हमारा पहले ही क्या करेगा, S1 एग्जीक्यूट करेगा, फिर एग्जिट कर लेगा, बाहर आ जाएगा, ख़त्म। ठीक, T1 का काम हो गया। T2 क्या कर रहा है, देख लो भैया आराम से। T2 ABCD ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो सब यदि डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो ना ये कंडीशन ट्रू होगा ना ये कंडीशन ट्रू होगा, हमारा आएगा एल्स पार्ट में। तो एल्स मतलब S3 ये एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही T3 पे आएंगे। ठीक है, अब T3 पे आए तो हमारे पास अब T3 में देखते हैं कि कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। T3 भी S1 को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A इक्वल टू B है और A इक्वल टू B तो है ही। ठीक है, वैसे अब T4 में आएंगे तो T4 में हमारे पास कह रहा है A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इक्वल टू D। यदि A
बी के बराबर नहीं होता है, और तो हमारा कौन सा चलेगा, S2, ठीक है, S2 हमारा चलेगा। और यहाँ पे C=D होगा तो S2 चलेगा, और A=, हाँ ठीक है, S2 चलेगा, फिर उसके बाद S4 भी चलेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, S2 चलेगा और S4 चलेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सर आप सभी से कि S1 S2 S3 सब स्टेटमेंट सब कौन इंश्योर करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो कि हमारे पास या तो देखो S3 S2 S4 ये तो कंपलसरी आना ही आना है, तो T2 T4, ठीक है। अब इसको किसी एक के साथ आ जाए, या तो T1 हो गया, ठीक है, कवर हो गया पूरा, करेक्ट। और यहाँ पे T3 के साथ T2 और T4 देख लो क्वेश्चंस में दिया गया है क्या क्या, T1 T2 T4 दिया गया है, यस। T3 T2 T4 नहीं है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, तो अभी हमने इतना क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आप देख लो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, उसी प्रकार से 2015 में पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर ठीक है, पोस्ट कंडीशंस नीड्स टू बी सेटिस्फाई, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो अच्छा ये देखो सब क्वेश्चन है ना जो वो प्रीवियस इसके जो पहले हम क्वेश्चन किए थे बस उससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू, यदि एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको भी कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर सकते हैं। मतलब एब्सोल्यूट मतलब मॉड एक्स होता है, इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है। यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो x होगा पॉजिटिव टूटेगा, x इज लेस देन 0 तो नेगेटिव में टूटता है। बस मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा बस रिलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जिद्दी सा क्वेश्चन है, उसमें दम नहीं है, ठीक है, कि गेट और पुट करने का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको ये तो बस मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड लगेगा करने में, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो आंसर आएगा वो 10 होगा, ठीक है। इसको करने की कोशिश करिएगा इसी प्रकार से। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं कवर कर रहा हूँ, ये इसको भी कवर करेंगे। हाँ, इसको भी इसका आंसर सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा आसान है, ठीक है, ये भी इजी है, हो जाएगा। और उसके बाद इसका आंसर 5 है, ठीक है। इसको करने की कोशिश खुद से करिए, ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे ही ये वाला भी, इसको भी, ये भी इसको भी करिए, ठीक है। और यहाँ 11 हो गया। हाँ देखिए, ये x⁴ y है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको भी करने की कोशिश करिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको भी कराया देंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग और
इसमें यूज क्या हुआ है, नेस्टेड लूप। मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अपने से इसको कंप्लीट करने के लिए। यदि नहीं होता है तो हम तो हैं ही, लास्ट में आप सभी को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम अगले वीडियो में भी कवर करेंगे सभी क्वेश्चंस को। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।